हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है, ठीक है, जो कि हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। और इस जो प्रैक्टिस सेट होगा इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और कोशिश करिए कि आप अंत तक इसे जरूर लगाएं, क्योंकि 30 के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। या तो आप एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, या एचटीईटी, यूपीटीईटी, ठीक है, या सीजीटीईटी, या फिर झारखंड, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र में जहां पर भी टीईटी का एग्जाम हो रहा है। और अगर आप कोई भी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं और वहां के सिलेबस में इन्वायरमेंट है ही, ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन लिए वह एनसीईआरटी बेस्ड 3rd to लेकर 8th तक की जो बुक है इन्वायरमेंट की, उससे लिए गए हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और जितना भी आपने पढ़ा है उसे टेस्ट करने का भी एक अच्छा माध्यम है, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ कि वन उन्मूलन, ठीक है, वन उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब अगर हम जब वनों को काटते हैं तो कौन सी गैस है जिनकी वायु में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, या वायुमंडली में कौन सा गैसीय संगठन है जिसकी वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन जैसा कि आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है ओजोन, थर्ड है जलवाष्प और फोर्थ है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम वनों को काटेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रेगुलर क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि वन उन्मूलन अर्थात वनों को समाप्त करना ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि में योगदान देता है, ठीक है, और हरित गृह प्रभाव को बढ़ा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वन उन्मूलन विश्व में 20% ग्रीन हाउस प्रभाव का उत्तरदायी है, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें जो भी वन उन्मूलन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, और जितना ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है उसका 20% उसका योगदान है, ठीक है। और कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 1/3 वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है, ठीक है। मतलब ये 4 रोग आपको दे रखे, इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि जल द्वारा नहीं फैलता है। तो पहला ऑप्शन है हैजा, सेकंड है टाइफाइड, थर्ड है हेपेटाइटिस और फोर्थ है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस ऐसा है जो कि जल से नहीं फैलता है, यह एक जीवाणु जनित रोग है और ये माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु जो कि ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु से फैलता है। यह एक छोटे जीवाणु होते हैं, एरोबिक तथा चलने में असमर्थ होते हैं। हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, ठीक है, हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जल संचारित रोग है। ट्यूबरक्लोसिस में खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना इत्यादि इसके मुख्य लक्षण होंगे, ठीक है। जबकि बाकी याद रखिएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड की वायु प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग है। तो पहला ऑप्शन है कैट काई सिंड्रोम एवं मिनी माता, ठीक है। सेकंड देखो मिनी माता तो कंफर्म है कि प्रदूषण से होता है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। तो और उच्च रक्तचाप, ठीक है, जिसे हम हाइपरटेंशन या मेरास्मस। अगला है मेरास्मस और क्वासियोरकर, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है मिनी माता और फ्लोरोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर, मिनी माता और फ्लोरोसिस ऐसा रोग है जो कि प्रदूषण के द्वारा होता है। हम ये बोल सकते हैं कि पारे की अधिकता से होने वाले रोग को मिनी माता कहते हैं। मतलब ये जो मिनी माता रोग है ये पारे की अधिकता के कारण होता है। सबसे पहले जापान में मछलियों के बड़ी संख्या में मर जाने से यह रोग प्रकाश में आया था। मतलब मिनी माता रोग सबसे पहले कहां पर, जापान में प्रकाश में आया था। क्या हुआ था, ज्यादातर मछलियां वहां पर मर गई थी इस कारण से, ठीक है। तो मेरास्मस तथा क्वासियोरकर पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग होते हैं। मतलब ये जो है मरास्मस और क्वासियोरकर ये पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, जबकि ये प्रदूषण से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी को एक चीज और बता दूं कि ये एक और चैनल है अपना स्टडी वायर मैथ्स करके, और इस चैनल में स्पेशली जिन लोगों का मैथ्स कमजोर है
और वो टीचिंग फील्ड के अलावा कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे रेलवे, पुलिस या फिर हम ये बोल सकते हैं एसएससी, जो भी एग्जाम होते हैं उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ्स कमजोर है, तो इस चैनल पे आप जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर हम मैथ्स जो भी है 0 to लेकर 100% हर एक चीज क्लियर कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजें बताकर मैथ्स अच्छा करा देंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, या फिर अपने आसपास जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टीचिंग फील्ड से छोड़कर, तो उन्हें इसके बारे में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है, जो कि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, पौधों में। तो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकंड है कोबाल्ट, थर्ड ऑप्शन है लोहा और फोर्थ ऑप्शन है निकेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर, कि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि पर्णहरित, हरित लवक और पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। कौन? तो क्लोरोफिल। इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट अगर आपसे पूछे तो किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को कहते हैं। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। किसका? क्लोरोफिल का। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसे एक बार बहुत ध्यान से यहाँ तक जरूर पढ़ें, पहले खुद से वीडियो रोक ले, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कि किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति में खालिस्तान की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है संकटग्रस्त, सेकंड ऑप्शन है पेंडेमिक, थर्ड ऑप्शन है संधारणीय और फोर्थ ऑप्शन है एंडेमिक, ठीक है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर एंडेमिक। हम अगर बात करें तो जो एंडेमिक होता है विज्ञान में एक संक्रमण की एक आबादी में, ठीक है, संक्रमण की एक आबादी में विशिष्ट पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पूरे देश में एक विशेष क्षेत्र में अगर कोई रोग आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विशेष क्षेत्र में, तो एंडेमिक बोलते हैं। ब्रिटेन में चिकन पॉक्स एंडेमिक है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन अकेला ऐसा देश है जहां पर ये सारी चीज ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन मलेरिया नहीं। वहीं पर अगर हम अफ्रीका में बात करें तो एड्स एक पेंडेमिक का काम कर रहा है वहां पर, सॉरी एंडेमिक का काम कर रहा है, क्योंकि अफ्रीका में एड्स अधिक देखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय, ठीक है, देखो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता। मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जब भी क्या होता है कार्बनिक पदार्थ का मृदा में अपघटन होता है तो कौन सी चीज उसमें से नहीं निकलती। तो पहला ऑप्शन है जल, सेकंड है पोषक तत्व, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कि जब भी मृदा में अपशिष्ट पदार्थ या कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है तो उसमें से जल निकलता है, पोषक तत्व बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, परंतु वहां पर कभी भी ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, ठीक है। यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता होगा ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और कब से? तो 1972 से मना रहे हैं, परंतु यहाँ पर आपसे पूछा है कि उसकी थीम क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रकृति से लोगों को जोड़ना, सेकंड ऑप्शन क्या है? अपनी आवाज उठाइए, समुद्र तल नहीं, थर्ड ऑप्शन यहां दे रखा है आपको प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, और फोर्थ ऑप्शन है सावधानी पूर्वक उपभोग करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर की 5, ठीक है, कि प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना 2018 के पर्यावरण दिवस की थीम थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो ओजोन के संबंध में आपको पता है O3 की बात कर रहे हैं, और ये पाई कहाँ जाती है? समताप मंडल में। और ऊंचाई की बात करें तो 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, और समताप मंडल में पाई जाती है क्या? ओजोन, और फॉर्मूला क्या है? O3। इतनी चीज आप जानते हैं। अब हमें विचार करना, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता होगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8% है। सेकंड ऑप्शन है क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन है। थर्ड ऑप्शन यह है कि ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है, और फोर्थ ऑप्शन है ओजोन समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर क्या राइट आंसर, कि जो ओजोन होता है वो करता क्या है, तो पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से आती है को अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो O3 है, O3 क्या होता है कि जब इस पर पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो ये बन जाता है O2 प्लस O में टूट जाता है, ठीक है। और ये जो अगला O है वो अगले O2 से क्रिया कर फिर से क्या बन जाता है, तो O3 का निर्माण करते रहता है और यह क्रिया रेगुलर चलते रहती है। तो आपको ये याद रखना है कि ओजोन, ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक है। यह परत सूर्य से, ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण का 93 से, ठीक है, 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो जीवन के लिए हानिकारक होती है। कौन सी? पराबैंगनी किरणें। यह परत ऑक्सीजन को निर्मित करती है जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का कि 1992 के रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ठीक है, रियो शिखर सम्मेलन, और रियो है कहां पर, तो ये ब्राजील में है। एजेंडा 21 संबंधित है, तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि संधारणीय विकास से, सेकंड ऑप्शन दे रखा है प्रदूषक कीमत देने का सिद्धांत से, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि पर्यावरण शिक्षा से, फोर्थ ऑप्शन है ओजोन परत के संरक्षण से, ठीक है। तो आपने ये इसके बारे में पढ़ रखा होगा इन्वायरमेंट में, तो हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर यहाँ, संधारणीय विकास से कि रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो साधारणीय विकास से। तो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रीय सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये आपको याद रखना है, जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये 1992 में जो सम्मेलन हुआ था इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें टोटल 170 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। इस अवसर पर एजेंडा 21 पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि पर्यावरण एवं विकास के मध्य संबंध के मुद्दों को समझा जाए तथा किसानों को पर्यावरण संबंधित जानकारी दी जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है, ठीक है। मतलब देखो एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है, तो पहला ऑप्शन है सांप, सेकंड ऑप्शन है टिड्डा, थर्ड ऑप्शन है प्लवक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मानव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ, जो मानव है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पौष्टिकता स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा बढ़ने से पौष्टिकता का स्तर बढ़ता है। प्रत्येक क्रमिक पोषण स्तर पर कुछ उपलब्ध ऊर्जा क्षय हो जाती है, क्योंकि जीव चयापचय में ऊर्जा का उपभोग करते हैं। और जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें मानव ऐसा है जो कि पौष्टिकता का स्तर सर्वोच्च स्तर रखता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीनवुड डीड, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रीनवुड डीड नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना, ठीक है। मतलब रोड में आपको जहां लाल बत्ती दिखती है वहां गाड़ी का इंजन बंद कर देना। सेकंड ऑप्शन है कचरे को जला दे, थर्ड ऑप्शन है पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, फोर्थ ऑप्शन है आहार में विभिन्न अनाज रखें। और अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा है तो आप आंसर जरूर लगाएं, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कचरे को जला दे। अगर हम इसकी बात करें तो पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने के प्रयास के अंतर्गत एक डिजिटल मोबाइल ऐप द्वारा ग्रीनवुड डीड, ठीक है, ग्रीनवुड डीड अभियान का प्रारंभ किया, जो कि अप्रैल 2018 में किया गया। यह अभियान में प्रतिदिन हरियाली से जुड़ा कम से कम एक उत्तम कार्य करने का अनुरोध किया गया। इसमें कचरे को जला देने जैसी अभियान शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12 कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य के बारे में आपने पढ़ा होगा कि गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, ये सभी, तो यहाँ पूछा गया कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि सबसे छोटी से बड़ी तरंग दैर्घ्य कैसे होती। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी होती, तो गामा की, यहाँ देख लो पहले। सेकंड किसकी होती है, एक्स की। एक्स के बाद होती है किसकी, पराबैंगनी की। और पराबैंगनी के बाद आती है कौन सी, ऑप्टिकल दृश्य, या इसको बोलते हैं दृश्य किरणें। और दृश्य के बाद अगली आ जाती है कौन सी,
अवरक्त, और अवरक्त के बाद कौन सी आ जाती है, सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर दृश्य आ गया, फिर अवरक्त, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। अगला है कौन सा, पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त। तो पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और हमसे यहाँ यही पूछा है कि छोटी से बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम है, तो कौन सा, सेकंड। पहला पराबैंगनी आएगा, फिर दृश्य आएगा और अवरक्त आएगा। बाकी ये क्रम आपको याद होना चाहिए। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती है गामा, फिर एक्स, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य, फिर अवरक्त और फिर सूक्ष्म तरंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदाखोर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस नाम पर फोकस करना है कि मृदाखोर किसे कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मृदाखोर करते क्या है, मृदाखोर मतलब होता है अपघटक, है ना। तो पहला ऑप्शन है मशरूम, सेकंड ऑप्शन है गिद्ध, थर्ड है दीमक और फोर्थ है केचुआ। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर लगा पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है कि मृदाखोर नहीं है। आगे अगर हम बात करें कि मृदाखोर अपघटक जानवर या जीव वे होते हैं जो मृत जीवों का उपभोग करते हैं। मृत पशुओं और पौधों की सामग्री के सेवन से ये मृदाखोर पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गिद्ध, दीमक एवं केचुए ये सभी मृदाखोर या अपघटक जीव है, किंतु मशरूम इनमें से एक फफूंदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का हो जाएगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार रिहायशी, ठीक है, रिहायशी इलाकों में होता है जहां रहने योग्य इलाका, रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है, और वो भी किसके अनुसार, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 45 डेसिबल, सेकंड है 55 डेसिबल, थर्ड है 75 और फोर्थ है 90। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर 55 डेसिबल। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक इकाई के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी है, तो 55 डेसिबल निर्धारित की गई है। ठीक है, और नियम के अनुसार 55 से 45 डेसिबल दिन और रात में हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 55 से 45 होना चाहिए। और वहीं पर अगर हम शांत क्षेत्र की बात करें तो 50 से 40 डेसिबल शांत क्षेत्र में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा कि जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए। ठीक है, ये एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि इन्वायरमेंट का आप अपने आसपास में सारी चीजें आजकल जरूर देख रहे होंगे कि जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब ठोस अपशिष्ट अगर आप फेंकोगे तो किस रंग के कचरेदान का यूज कर रहे हैं, ए। और वहीं पर जबकि पुनः चक्रित करने योग्य, मतलब पॉलीथीन बॉटल वगैरह जो रहती है, जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए एवं बी को पहचानिए। ठीक है, मतलब आप जब ठोस अपशिष्ट फेंकते हैं तो ए कलर के डिब्बे में फेंकते हैं, और पुनः चक्रित योग्य अपशिष्ट फेंकते हैं तो बी कलर के डिब्बे में फेंकते हैं। तो ए और बी का कलर कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है सारे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। मतलब ऐसा कचरा जो कि पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता और ठोस अपशिष्ट है तो उसे हरे कलर के डिब्बे में डाला जाता है और पुनः चक्रित योग्य को नीले में। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर क्या राइट आंसर, और ये अपने आसपास की ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 की वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। किस क्षेत्र में, वो भी वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। तो पहला ऑप्शन है गार्गी पुरस्कार, सेकंड है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, थर्ड है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और फोर्थ ऑप्शन है प्रियदर्शनीय पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की अमृता देवी बिश्नोई होगा वैसे। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वन्यजीव सुरक्षा के लिए अनुत्क्रमणीय साहस, ठीक है, अनुकरणीय साहस दिखाने या अनुकरणीय कार्य करने के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और इसमें टोटल कितनी राशि दी जाती है, तो 1 लाख रुपए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 की वायुमंडलीय हरित ग्रह प्रभाव। ठीक है, वायुमंडलीय हरित ग्रह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय हरित ग्रह प्रभाव मुख्यतः
किस गैस के अवशोषण एवं उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? तो पहला ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के, सेकंड ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा अवरक्त किरणों की, थर्ड ऑप्शन है भूतल द्वारा पराबैंगनी किरणों के, फोर्थ ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा पराबैंगनी किरणों के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। कि क्या होता है, हरित ग्रह प्रभाव की बात हो रही थी, ये पृथ्वी है ना, तो जब यहाँ से पराबैंगनी किरण आती है सूर्य से और ये पृथ्वी द्वारा क्या उसे रिफ्लेक्ट कर दी जाती है और वायुमंडल इसे रोक लेता है, जिससे इस पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। तो वो होता किस प्रकार से है, तो वायुमंडल द्वारा अवरक्त किरणों के माध्यम से फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता? ठीक है, मतलब ये चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि भौम जल स्तर को कम नहीं करता? तो पहला ऑप्शन है अपर्याप्त वर्षा, सेकंड है बढ़ती बर्फबारी, थर्ड ऑप्शन यहाँ है नलकूपों की बढ़ती संख्या, फोर्थ ऑप्शन है बढ़ता वनोन्मूलन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपर्याप्त वर्षा से भी जल भौम, मतलब जो भूमि का जल है वो नीचे जाएगा, ये आंसर हो नहीं सकता। नलकूपों की संख्या बढ़ेगी तो भी जल स्तर नीचे जाएगा, ये भी आंसर हो नहीं सकता। बढ़ता वनोन्मूलन, मतलब अगर हम वनों को काटेंगे तो भी जल स्तर बढ़ नहीं सकता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बढ़ती बर्फबारी, अगर बर्फबारी होगी तो कुछ परसेंट इसका योगदान भूमि का जल बढ़ाने के लिए जरूर होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो यहाँ सही है। तो उसने क्या बोला कि भौम जल स्तर को कम नहीं करता, तो कौन नहीं करता, तो बर्फबारी भौम जल स्तर को कम नहीं करती है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19वां कि भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, मतलब भारत का ऐसा कौन सा वैश्विक धरोहर स्थल है जो कि एक से अधिक राज्यों में अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सेकंड यहाँ दे रखा है कि भारत के माउंटेन रेलवे, थर्ड ऑप्शन दे रखा है सुंदरबन नेशनल पार्क, फोर्थ ऑप्शन है कालका शिमला रेलवे। ठीक है, तो 19वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि भारत के माउंटेन रेलवे। हम ये बोल सकते हैं कि भारत का माउंटेन रेलवे एक बीहड़ पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से एक प्रभावी रेलवे लिंक स्थापित करने की समस्या के लिए साहसिक सरल इंजीनियरिंग समाधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। यही एकमात्र कारक है कि दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे, नीलगिरी माउंटेन और कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है, जो कि 3 अलग अलग राज्यों में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा कि बायोमास के अवायवी किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? ठीक है, तो बायोमास के अवायवी किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो पहला ऑप्शन है बायोगैस, सेकंड है गैस ऑयल, थर्ड है प्राकृतिक गैस और फोर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब CNG। ठीक है, तो देखो अवायवी किण्वन के द्वारा कौन सी गैस बनती है, तो बायोगैस बनती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। और आपने ये साइंस में जरूर पढ़ रखा होगा कि जहां पर अवायवी संगठन होता है तो बायोगैस मतलब निकलेगी कौन सी, तो NH4 निकलेगी। ठीक है, सॉरी CH4 अमोनिया, सॉरी CH4 कौन सा होगा, मेथेन होगा। बायो में कौन सा मुख्य घटक होगा, तो मेथेन, वो भी कितना परसेंट, 65%। और वो कौन सा किण्वन होता है, तो अवायवी किण्वन। क्वेश्चन नंबर 21वां हो जाएगा कि गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें सबसे पहले तो वीडियो रुक के आप खुद पढ़ लो, ज्यादा बेटर रहेगा। पहला ऑप्शन है कि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, और देखो गलत कथन का चयन करना है ना। सेकंड ऑप्शन है कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की माप है। थर्ड ऑप्शन है कि नवीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 2 शब्द हैं। फोर्थ ऑप्शन है वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम नीचे से ऊपर है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल। तो देखो ये तो बिल्कुल सही, हमें गलत छाटना है। पहला अगर हम देखें तो पावर पेट्रोल एवं ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड अगर देखें कि कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की माप है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत कथन बोला तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर की नवीकरण एवं, ठीक है, वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 2 शब्द है। तो यहाँ पर सी जो गलत है और यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22वां हो जाएगा कि भारतीय
वन्य संशोधन अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन्य संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है, ठीक है। मतलब भारतीय वन्य संशोधन अधिनियम 2017 जो आया था उसमें से ऐसा कौन सा पौधा है जिसको वृक्षों की सूची से बाहर कर दिया है? तो पहला ऑप्शन है सर कंडा, सेकंड है गन्ना, थर्ड है खजूर और फोर्थ है बांस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, ठीक है, कि भारतीय वन्य संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में बांस को निकाल दिया है और ये कब हुआ था? 27 दिसंबर 2017 को। अगला क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, सेकंड है प्लवक, थर्ड है सूर्य का प्रकाश और फोर्थ है मृदा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर प्लवक। अगर हम इसमें और एडिशनल जानकारी की बात करें तो वे प्राणी, ठीक है, वे सभी प्राणी या वनस्पति जो जल में जल तरंगों या जलधारा द्वारा प्रवाहित होते हैं प्लवक कहलाते हैं। प्लवकों की गति के लिए चयन अंग बहुत कम विकसित होते हैं, ठीक है, चलन अंग बहुत कम विकसित होते हैं, यह इनका पूर्ण अभाव होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक है। प्लवक में जलधारा के प्रतिकूल गति करने की क्षमता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24वां हो जाएगा कि यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है, ठीक है। आजकल जो यूरिया आ रही है उसको लेपित करने के लिए एक तेल का प्रयोग किया जा रहा है, वह तेल किसका है? तो पहला ऑप्शन है कपास, सेकंड है नीम, थर्ड है अरंडी और फोर्थ ऑप्शन है होहोबा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि जो आजकल यूरिया आ रही है यूरिया में किसका नीम का तेल लेपित कर दिया जा रहा है और ये कब से प्रावधान किया गया है? तो 2015 से। अगला क्वेश्चन नंबर 25वां हो जाएगा कि घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन, ठीक है, यहाँ पर इस शब्द को फोकस करना है, अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स निकलती है। तो आपको ये पता है कि जब अपूर्ण दहन होता है तो क्या निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होती है। फिर आगे दिया सांस द्वारा खींचे जाने पर एक्स, मतलब क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में उपस्थित पदार्थ Y से क्या हो जाती है? संयोजित हो जाती है और रक्त में संयोजित हो जाती है तो रक्त में किसके द्वारा? तो हीमोग्लोबिन, मतलब यहाँ Y की जगह क्या जाएगा? हीमोग्लोबिन आ जाएगा। फिर उसके बाद है और रक्त की गैस, ठीक है, रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, मतलब जेड में किसकी वहन करने की क्षमता को कम कर देती है? तो O2 के कम कर देती है, क्षमता को कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। तो एक्स क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाई क्या है? तो हीमोग्लोबिन, जेड किसका काम कर रही है? तो O2 का। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो रोककर और पढ़ लो तो अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26वां हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड है दिल्ली और फोर्थ है केरल, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी सबसे पहले भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। और ये पहली बार कब जारी किया गया था? तो 2009 से 2012 के बीच पहली बार जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27वां हो जाएगा कि एक दूसरे से जुड़े जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा खाद्य जाल, सेकंड ऑप्शन है खाद्य नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है जैव भार का पिरामिड और फोर्थ ऑप्शन है पौष्टिकता स्तर, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़े जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहलाती है? तो खाद्य जाल कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कॉलम 1 दिए गए दिवसों के कॉलम सेकंड से स्थिति को सुमेलित कीजिए। हमको सुमेलित करना है 1 और 2 को। तो देखो वैश्विक जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च मीन्स हो जाएगा 4th, इसकी जगह जाएगा कौन सा? एक मिनट, यहाँ जाएगा 4th नंबर का, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, तो यहाँ जाएगा 5वां। फिर वहाँ वैश्विक पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा यहाँ पर राइट आंसर। पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का फर्स्ट, चौथे का थर्ड और ये, ठीक है। तो ये दिवस आप अगर याद कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, वो भी पर्यावरण से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 29वां हो जाएगा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, ठीक है। तो देखो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ज्वारीय ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, थर्ड है सौर ऊर्जा और फोर्थ है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा में बात करूं, यहाँ पारंपरिक ऊर्जा का अर्थ है ऊर्जा स्रोत का वह प्रकार है जो तेल, गैस और कोयले की तरह प्रकृति से निश्चित भंडार से प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में पारंपरिक ऊर्जा को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या जैव जीवाश्म भी कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 30वां हो जाएगा कि गलत युग्म का चयन कीजिए, मतलब जो गलत है उसे पहचानना है। पहला ऑप्शन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। ये बिल्कुल सही है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। सेकंड है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये है मेघालय में, ना कि मिजोरम में। तो हमको गलत छाटना था, तो यही होगा राइट आंसर। ये है कहाँ? मेघालय में। मेघालय में होगा कौन सा? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। और सिमलीपाल, ये तो उड़ीसा में, ये आपको पता होगा। और देबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड है राइट आंसर, जो कि गलत दिया है उसे पहचाना था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगले लेक्चर में हमारी फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।